हेलो एवरीवन, हियर आई एम विथ अनदर वीडियो। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो हमारा है गेट एग्जामिनेशन के ऊपर। ठीक है कि गेट एग्जामिनेशन क्या है, इसके पैटर्न क्या हैं। ठीक है, सारा मैंने एक ओवरव्यू तैयार कर रखा है। ठीक है, तो इस पर मैं सारा डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले यार एक छोटी सी जानकारी आपको देनी है कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, जहाँ पर अलग अलग डिसिप्लिन के बच्चे हमारे पास अवेलेबल हैं और आप उनसे 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पर जा करके कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, चलो यार बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो यार पहले बात करेंगे सिंपली कि गेट के बारे में। ठीक है, गेट है क्या? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही इस एग्जाम में अपीयर करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं गेट का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो वो मैंने डाल रखा है। तो ये तो हो गया। तो यार कंडक्ट कौन कराता है? कंडक्ट करवाता है यार हमारे इंडिया के जो टॉप 7 IITs होते हैं रैंकिंग के बेसिस पर। ठीक है, उनका एक ग्रुप होता है, वो 7 IITs मिलकर के ये कंडक्ट करवाते हैं टोटल 8 जोन में। तो यार एक बेसिक सी चीज अब जानते हैं कि चलो गेट के बारे में तो हम जान गए कि गेट है क्या। ठीक है, तो अब ये भी तो जानना है कि गेट का पेपर हमें देना क्यों है, और देना है तो उसके लिए हमारे पास पोटेंशियल क्या होनी चाहिए। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो देखो, हमने छोटा सा एक फ्लो डायग्राम से मैंने क्या बताया हुआ है कि हमारे पास पहली बात हमारे पास एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए कि हम गेट का पेपर अपीयर कर सकें। तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है, और कौन कौन सा पेपर, जब गेट का एग्जाम आप देते हो यार तो आपको पेपर सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो यदि मुझे गेट का पेपर देना है तो मेरा ब्रांच यदि कंप्यूटर साइंस है या फिर मेरा ब्रांच यदि IT है या इलेक्ट्रॉनिक्स है या इलेक्ट्रिकल है, तो मुझे सेलेक्ट करना होता है, मुझे ऑप्ट करना होता है कि अच्छा मैं इलेक्ट्रिकल का हूं तो मैं इलेक्ट्रिकल में गेट का पेपर दूंगा। ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में ही गेट का पेपर लिख सकते हो। नहीं, आप चाहो, यदि आपकी तैयारी पूरी है, यदि आपको चाहिए कि नहीं हमको बीटेक मैंने इलेक्ट्रिकल से किया है, मास्टर्स मुझे जो है IT से करना है या CS से करना है, तो आप यार उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो, उसके बाद आप आराम से अपीयर कर सकते हो। अब देखो यार उसका पैटर्न क्या होता है। पैटर्न सिंपल सा यार, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। ठीक है, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रहेगा और टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे कुछ। टोटल मार्क्स जो होता है वो 100 नंबर का होता है यार, 100 मार्क्स का पेपर होता है और टोटल 65 क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है? आपके पास MCQ और न्यूमेरिकल दोनों आते हैं। MCQs भी कुछ रहते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स रहते हैं। तो जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होता है यार उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती, और जो MCQ होते हैं उनमें निगेटिव मार्किंग होती है। सीन ऐसा यार कि जो है आपका मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड ये दोनों मिला करके ऑलमोस्ट 30 नंबर के आसपास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये दोनों टॉपिक से। बाकी जो टेक्निकल है, टेक्निकल कहने का मतलब आपने जो पेपर ऑप्ट किया है कि मुझे इस पेपर में गेट का एग्जाम लिखना है, उसमें से टोटल 70 मार्क्स से आते हैं। ठीक है, 2-4-10 नंबर का आगे पीछे हो सकता है कि 30 नंबर उसमें है तो 70 इसमें आएंगे, या फिर 25 उसमें है तो 75 इसमें आएंगे। इस तरीके से होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये पैटर्न की बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं यार क्वेश्चन टाइप्स में। ठीक है, क्वेश्चन टाइप का क्या रहता है यार? जो क्वेश्चन आएंगे बेसिकली कहने का मतलब जब हम पेपर में बैठेंगे तो हमारे पास ऑप्शन तो है कि हाँ हमें पता है कि जनरल एप्टीट्यूड है, इंजीनियरिंग मैथ्स है, उसके बाद टेक्निकल है, तो हमने पढ़ाई भी कर रखी है। बट उससे पहले बेसिक जानकारी जो एक होना चाहिए, क्वेश्चन का टाइप कैसा रहेगा। क्या इनका मोटिव क्या होता है ना कि आपने जो भी पढ़ाई की है, आप एक ग्रेजुएट हो। ठीक है, तो गेट का मोटिव सिंपल है कि जितना भी आप में पोटेंशियल है, जितना आपने ग्रेजुएशन में लर्न किया है, वो सबका एक ओवरव्यू, आपका जो मार्क्स आएगा गेट में उसका एक ओवरव्यू होगा कि अच्छा आप में वो पोटेंशियल है कि नहीं, आप एक ट्रू क्वालिफाइड ग्रेजुएट हो या नहीं, उसके लिए गेट होता है। ठीक है, तो जो रेगुलर बेसिस पर बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं उनको तो सारा पता होता है, थियोरेटिकल क्या है या फिर एनालिटिकल अप्रोच क्या है, ये सारा उनको पता होता है। तो गेट भी वही अप्रोच को टेस्ट करना चाहता है। ठीक है, वही स्किल्स जो आप में है वो स्किल्स को टेस्ट करना चाहते हैं। जब हम क्वेश्चन टाइप्स की बात करते हैं यार, तो इसमें से क्या होता है ना कि सेक्शंस बने हुए हैं। सेक्शंस बने हुए कहने का मतलब है कि परसेंटेज फिक्स कर दिया गया है कि किस पैटर्न पर कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो यार, जब हम एलिजिबिलिटी पैटर्न और क्वेश्चन टाइप्स के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं, तो क्या इतना ही काफी नहीं होता? चलो हमें पता चल गया, हमारे पास नॉलेज है। ठीक है, तो क्या सफिशियंट है कि हम गेट का एग्जाम क्रैक कर लेंगे? यार देखो पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है ना कि यदि आप सर्वे करो, यदि आप देखो अपने आसपास, तो इंजीनियरिंग के बच्चे हर एक साल लगभग 4 से 5 लाख के आसपास, समझ रहे हो, मोर देन दैट, आपके पास इंजीनियरिंग के बच्चे सिर्फ क्वालिफाई करके निकलते हैं। समझ रहे हो, मतलब इतना नंबर है, इतना ह्यूज पॉपुलेशन हमारे पास है जो कि गेट के एग्जाम में बैठते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन BSc प्लस MSc किया हुआ है वो भी इसमें अपीयर करते हैं। तो जब अपने पास इतनी क्राउड है तो क्या ये सारा जान लेना और हमने जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है
क्या उतना सफिशिएंट होता है या फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी लगानी होगी? तो डेफिनेटली यार, क्योंकि आप दूसरे से बेटर कैसे हो सकते हो? सबको पता होता है ये सारी चीज़ों के बारे में, बट आपके पास कुछ तो एक प्लस पॉइंट होना चाहिए जो कि आपको स्ट्रांग बनाएगा और आपका एक पोजीशन, आपका एक जो सीट होता है वो कंफर्म करा के देगा गेट में। तो यार वो होती है बेसिक स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी के बारे में चलो यार बात करते हैं। तो मैंने इसको टोटल 4 पार्ट में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो पहला यार देखो क्या है, पहला पार्ट क्या है यार, ओवरऑल प्लान। ओवरऑल प्लान कहने का मतलब है कि गेट का पेपर हमें देना है, ये हमने माइंडसेट में पहले लानी है कि अच्छा गेट का पेपर हमें देना है। जब वो विजन आपके माइंड में आ जाएगा कि गेट का पेपर अपीयर करना है, जब आप पूरा क्लियर हो जाओगे, आपका एक मोटिव बन गया, आपने गोल सेट कर लिया कि अच्छा गेट का पेपर हमको देना है। देना है कहने का मतलब है कि आप एक सीट हमें निकालनी है वहां पर से और बहुत अच्छे रैंक के साथ निकालनी है। तो जब ये चीज आप पूरा क्लियर हो जाते हो ना अपने माइंड में, तब आती है दूसरी चीज। वो क्या आता है कि यार प्लान, आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, किस बेसिस पर आपको पेपर देना है, ठीक है, कैसे आपको फायदा होने वाला, किस तरीके से आप ये पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपके पास सारा चीज अवेलेबल है, आपके पास देखो, आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, तब आप आओगे प्लानिंग पर। प्लानिंग कहने का मतलब है कि किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है। ये जो जर्नी है, गेट का हमको पेपर देना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा है, आपको आगे निकलना है। क्वेश्चन का पेपर डेफिनेटली टफ होता है, इजी नहीं होता, बट यार सिस्टमेटिक तरीके से करो तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो मैंने यार देखो प्लान बनाया कि आप या तो 6 महीने का या तो 1 साल का प्लान बनाओ, ठीक है। तो 6 महीने का क्या, 6 महीने और 1 साल में डिफरेंस क्या है यार? तो 6 महीने का मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो कॉलेज में नहीं है, जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, और 1 ईयर प्लान में उनके लिए बोल रहा हूं जो कॉलेज में है। रीजन क्या है? 6 महीने देखो, जो पास आउट हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम है, उनके पास बहुत टाइम है, वो आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट जो कॉलेज में है यार, उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि उनको जो है ना साथ में कॉलेज को भी लेकर के चलना होता है, कॉलेज का अटेंडेंस का सीन होता है, वो सब भी मैनेज करना होता है। तो उनके लिए मैंने 1 साल का प्लान रखा है। अब जब ये प्लानिंग 6 महीने और 1 साल वाली प्लानिंग आपने यदि फिक्स कर ली कि अच्छा ये मेरा गोल है, गेट मुझे दिख रहा है यहाँ सामने में कि अच्छा ये मेरा गेट है, ठीक है, गेट का एग्जामिनेशन है, और मेरे पास यहाँ तक पहुँचने के लिए 6 महीने का समय है या फिर 1 साल का समय है। अब अपने पास क्या है, गोल है और रास्ता हमने फिक्स किया हुआ है। ये रास्ता हमारा खुद का फिक्स किया हुआ है, गोल, रास्ता। अब इस रास्ते पर चलनी है। जब रास्ते में चलोगे तो आपके पास हॉल्ट्स भी बहुत सारे आएंगे। अब उस हॉल्ट पर आपको रुकना ही रुकना है। तो किस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स में आप उस गोल को अचीव कर सकते हो, उस पर बात करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे फिर यार, डेली प्लान बनाएंगे। डेली प्लान कहने का मतलब, जब 6 महीने और 1 साल का प्लान बनाने के बाद फिर डेली प्लान बनाएंगे। डेली प्लान कहने का मतलब है कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे कौन से टॉपिक पर स्टिक रहना है, कौन सा टॉपिक आज हमको कवर करना है, उसका प्लानिंग बनाएंगे सुबह सुबह उठ के। या फिर रात में जब हम सो रहे हैं, रात में पूरा प्लानिंग कर लेंगे कि अगले दिन का मेरा शेड्यूल ये होना चाहिए, वो हो गया। और जब शाम में हम, रात में जब फिर से हम सोने जाएंगे, तो हम जो है ना चेक करेंगे कि हमने जो शेड्यूल बनाया था उसमें से कितना हमने कवर अप किया हुआ है और कितना हमारा रह गया। और जब वो चेक कर लेंगे तो कुछ चीजें छूट गई या फिर सारी कवर अप हो गए, तो क्या करेंगे, अगला दिन का फिर से प्लानिंग बनाएंगे, ठीक है। तो यार डेली प्लान अपना बन गया, ठीक है, कि मुझे क्या करना है रेगुलर बेसिस पर, ये हमने देख लिया। अब डेली प्लान के अंदर में एक रिवीजन प्लान इंप्लीमेंट करेंगे कि 2 घंटे का पढ़ाई, 2 घंटे का रिवीजन, 4 घंटे का पढ़ाई, 4 घंटे का रिवीजन, या फिर 5 घंटे का पढ़ाई, 2 घंटे का रिवीजन। तो जब आपका 6 महीने का कोर्स समय खत्म हो जाएगा तो आपके पास रहेंगे ये रिवीजन वाले जो है ना, ये नोट्स आपके पास रहेंगे। तो फिर आपको सारा फिर से रिवाइज नहीं करना होगा, आप बस ये रिवीजन वाले नोट्स को फिर से रिवाइज करोगे, आपका सिलेबस सारा कंप्लीटेड है। जब ये हो जाए उसके बाद एक मैंने रखा हुआ, अलग से रखा हुआ है बैलेंसिंग अप्रोच, ठीक है। बैलेंसिंग एंड होलिस्टिक अप्रोच कहने का मतलब है, यदि आपने कुछ समय एक्स्ट्रा इधर उधर कहीं बर्बाद कर दिए, कुछ या फिर नीड थी या अर्जेंसी थी, तो वो तो समय आपका चला गया। तो बैलेंसिंग अप्रोच में क्या करना है ना, कि वो समय को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं आगे जा करके, ठीक है, ताकि वो वाला जो हमारा वेस्ट हुआ था टाइम, वो टाइम हम फिर से रिट्राइव कर लें, समझ रहे हो। तो वो एक अप्रोच आपका हमेशा से होना ही चाहिए। तो यार ये हमारी एक बेसिक सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो 6 महीने का या 1 साल का हमने प्लान बनाया है, इसमें कंसिस्टेंसी तो 100% होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि इस 6 महीने का जब हम रिजल्ट देखें बाद में तो हमें पता चले कि इस 6 महीने में बस 3 महीने ही हमने पढ़ाई की है, यार नहीं हो पाएगा। एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि यदि 4 से 5 घंटे के आसपास में पढ़ाई करनी है तो वो रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस, रिवीजन सारा उसमें इंक्लूड होना चाहिए। जब हम ये सारी चीज़ों पर ध्यान दे देंगे और ये सब ईमानदारी से अच्छे से
कर लेंगे, उसके बाद जब हम गेट के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हमारा गेट निकलेगा ही निकलेगा। और जब हम गेट क्रैक कर लेंगे तो दूसरे साइड में हमें उसकी बेनिफिट्स क्या क्या है वो दिखते हैं। और वो बेनिफिट्स क्या है अपना, चलो बात कर लेते हैं। पहली चीज़, यदि आपकी रैंक 100 से 200 में है तो आपको PSUs मिलता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। कहने का मतलब ये है कि जितने महारत्न कंपनी है, जितने नवरत्न कंपनी है, कुछ कुछ तुम भी जानते होगे, जैसे बार्क है, रेल है, DRDO है, ये सारी कंपनी में आपको जॉब मिलता है, ठीक है। और उस जॉब की सैलरी क्या होती है नहीं होती आप सबको पता है। और यदि आप बोलो तो मैं PSUs का पूरा लिस्ट और PSUs के सैलरीज और PSUs में कौन कौन से PSUs हैं, क्या है नहीं है, वो सारी चीज़ों को कवर करने के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। आप बस कमेंट में एक बार बता देना मुझे, ठीक है। उसके बाद ये PSUs मिल गया। उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी रैंक इसके अंडर नहीं आ पाई, डजंट मैटर यार, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ही नहीं लेना। जिस प्लेसमेंट में, जिस कॉलेज के प्लेसमेंट में आप 10, 12 लाख, 15 लाख के आसपास लेकर के जा रहे हो, 5 से 6 लाख के आसपास लेकर जा रहे हो, आपको मिल रहा है, ठीक है। सेम कंपनी जो है ना यार, आपको जहां आपको 15 दे रही थी वहां पर आपको 20 देगी ऑफ कैंपस। यदि आप जाते हो तो, नहीं भी जाते हो तो गेट का स्कोर आप दिखाओ। जिनका प्लेसमेंट नहीं हो रहा, प्लेसमेंट नहीं हुआ कॉलेज से, बट आप गेट क्वालिफाई कर चुके हो, आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाओ, गेट का स्कोर दिखाओ, आपको अच्छी पैकेज पर वो जॉब देंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है गेट का, समझ रहे हो। इसके पैरेलली बहुत लोग को हायर एजुकेशन में अपना करियर बनाना होता है, तो उसमें आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। एजुकेशन के फील्ड में यार, यदि आपने गेट का पेपर दिया हुआ है तो एजुकेशन के फील्ड में आगे अपना करियर यदि बनाना चाहते हो तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो, आपके हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हो, इंडिया से बाहर जाकर के मास्टर्स या फिर PhD आप वहाँ से परस्यू कर सकते हो। इंडिया में जितने भी IITs, NITs और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट हैं जिनकी एक अच्छी खासी रैंकिंग है, आप वहाँ पर एक अच्छा सा हायर एजुकेशन वहाँ से ले सकते हो, ठीक है, और उसमें से अपना करियर बना सकते हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मास्टर्स करके गेट के स्कोर पर उनको कॉलेज मिल गई, IITs NITs मिल गई, वहाँ पर अपना करियर परस्यू किया किसी एक फील्ड में, ठीक है, उसके बाद जाकर के प्लेसमेंट लिया, क्या होता है उनकी प्लेसमेंट बढ़ जाती है, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली डबल हो जाती है, ठीक है। वो भी बहुत लोग का थॉट होता है। बहुत लोग का होता है कि नहीं, रिसर्च में जाना है तो मास्टर्स करो, मास्टर्स के बाद PhD, आपको फेलोशिप वगैरह मिलती है। सबसे बड़ी बात, गेट के स्कोर के बेसिस पर जब आपको IITs और NITs मिलती है तो आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड देती है, ठीक है। तो आपको घर से पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी और इतना सफिशिएंट होता है यार कि आप अपना लाइफ बहुत अच्छे से वहां पर से निकाल सकते हो। ये सबसे बड़ी बात होती है, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हो। उसके बाद आपको फिर एक होता है ना कि आपको एक एक्सपोजर मिलता है उस कॉलेज से। बहुत सारे जो IITians हैं उनको पता है कि IITs और NITs से पढ़ने का क्या फायदा होता है, बट जो नॉन IITians है जिन्होंने मेहनत किया, गेट क्रैक किया, उसके बाद फिर आप जा रहे हो, ठीक है, गेट आप किसी एक IIT NITs में जा रहे हो, तो सबसे बड़ी बात होती है ना यार कि आपके पास एक टैग होता है कि अच्छा यार अब हम IITian हैं, और आपको वहाँ पर बहुत एक्सपोजर मिलता है, कंपनी आती है बहुत सारी, आप एक्सप्लोर करते हो चीज़ों को। और जो IITians हैं उनका क्या है ना कि 4th ईयर में उनका स्कोर यदि 8 CGPA के लगभग अबाउट में है या फिर उससे ज़्यादा है तो यार उनको गेट का पेपर देना नहीं होता है, वो डायरेक्टली किसी भी एक IIT में एडमिशन ले सकते हैं, ये क्राइटेरिया होता है। बट जो नॉन IITian है उनको तो गेट पेपर देना ही पड़ेगा, वो एक अपॉर्चुनिटीज है। गेट का पेपर देने के बाद आप रिसर्च में जा सकते हो, आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर के पोस्ट पर आप काम कर सकते हो, किसी IITs NITs में आप पढ़ा सकते हो जिनको शौक है पढ़ाने का। इसके पहले यार आप ना डिप्लोमा ले सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट में, किसमें, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में, ठीक है, वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। और इसके पहले बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे NIT मुंबई है, ठीक है, वो भी एडमिशन लेती है गेट के बेसिस पर, आप वहां पर अपना करियर परस्यू कर सकते हो। उसके पैरेलली हमने ऑलरेडी बात किया हुआ था, जूनियर या सीनियर रिसर्चर के पोस्ट पर भी आप काम कर सकते हो, रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, IITs NITs में जा सकते हो, आप PhD डायरेक्टली परस्यू कर सकते हो IISc से या फिर NIT से या फिर IIT से। तो इतने वास्ट अपॉर्चुनिटीज आपके पास होते हैं। तो बात ये होती है ना कि आपके पास एक स्टेबिलिटी मिल जाती है, समझ रहे हो। तो यार ये जो मेहनत कर रहे हो ना इतना सारा, तो फिर जब दूसरे साइड आप देखोगे ना कि इसका रिजल्ट क्या है, इसका आउटपुट क्या है, तो यार बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट होता है ये लोगों के लिए। ये मतलब ऐसा कुछ है ना यार कि ड्रीम होता है लोगों का। तो यार गेट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता। हम लोग डिफिकल्ट इसलिए भी बना देते हैं ना क्योंकि देखो यार हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। हमने गोल तो सेट कर दिया, ठीक है, कि हमारा ये गोल है, हमारा ये फोकस है कि हमको ये तो मिलना ही चाहिए, मुझे लेना ही लेना, इसको तो हासिल करना ही करना है। बट जो रास्ता भी हमने डिफाइन कर लिया, फिक्स कर दिया, बट जब रास्ते पर चलने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं, कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं, समझ रहे हो।
तो फिर वो कहाँ से मिल पाए। और जब तक उस पर काम नहीं करोगे तब तक यार नहीं पहुंच पाओगे वहां तक, अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि उस फील्ड में और उस रास्ते पर बहुत सारे लोग चलने वाले हैं, समझ रहे हो। तो यार बस यही था, ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों पर तुम ध्यान दो, आराम से गेट निकलेगा। अपने लाइफ का इंपॉर्टेंस समझो, आपका लाइफ है, आपका करियर है, उस करियर का इंपॉर्टेंस समझो कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। आप आज से 4 से 5 साल बाद या फिर 2 से 3 साल बाद किस तरीके का लाइफ जीना चाहते हो, आप अपने फैमिली को किस तरीके से खुश करना चाहते हो, या फिर आपकी जो भी अपनी इंडिविजुअल जिनकी जो भी थॉट्स होंगी कि मुझे ये करना है वो करना है, तो किस तरीके से करना चाहते हो, कैसी आपकी लाइफ होनी चाहिए। यदि ये सारा विजुअलाइज आपने किया हुआ है और उसमें वो सारी चीज़ों को यदि ये गेट फुलफिल कर रहा है, तो यार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, ये करते हैं ना, बस एक बार की बात है, गेट निकल जाए सारा चीज़ सेट है फिर अपने पास। क्योंकि उसके बाद क्या होगा ना कि आपके इंटरेस्ट की सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, और जब इंटरेस्ट की चीज़ें मिलती हैं ना तो फिर आप उसमें ना चाहते हुए भी पूरा समय दे देते हो, फिर आपको पता भी नहीं चलता। और कुछ भी आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए, गेट के बारे में अभी आपको जानना है, गेट के बारे में यदि और कुछ जानना है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड किया हुआ है, ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पर और भी सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गेट का पेपर दिया हुआ है, जो IES का पेपर दिए हुए हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जो ESE में क्वालिफाइड हैं, उन सारे बच्चों से आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। और ट्रस्ट में यार, जब बातें होती हैं ना वैसे लोगों से जो क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आपका विजन और आपका मोटिव जो है ना और वो स्ट्रांग होता है, ठीक है, और आप कर पाते हो। तो इस चीज़ को इग्नोर मत करना, टाइम निकालो, लग जाओ, गेट इज़ योर थिंग, गेट तुम ही निकालोगे भाई, तुमसे ही निकलेगा। बस ये प्लानिंग कर लो, एक शेड्यूल बना लो, समझ रहे हो। और शेड्यूल नहीं बन रहा तुमसे, उस पर भी तुम बताओ मुझे, कमेंट करो ये शेड्यूल किस तरीके से बनानी है, मैं गाइड करूंगा शेड्यूल कैसा होना चाहिए, बस उसको तुम्हें फॉलो करना है, ठीक है, और तुम्हारा निकलेगा सारा। जितनी भी पॉइंट्स मैंने बोली हैं, ठीक है, वो सारा पॉइंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना लिंक के थ्रू आपको दे दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो के एंड में यार मुझे तो याद ही नहीं रहा, बार बार वीडियो कौन देखे, तो बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप बस लिंक पर जाओ, सारा लिंक पर जाओ, आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, एक एक मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएगा, जितनी भी बातें मैंने बोली है सब कुछ वहाँ पर अच्छे से पेन डाउन किया हुआ है, लिखा हुआ है अच्छे से, लिंक पर क्लिक करके आप सब देख सकते हो। तो यार बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, और कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड या किसी और भी चीज़ से रिलेटेड, एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत हो या फिर कुछ जानकारी चाहिए, कमेंट में डालो, मैं वो सारा सॉल्व करूँगा। सो आज के लिए बस इतना रखते हैं, टेक केयर, बाय बाय एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड पेरेंट्स, और बस खुश रहो यार और लग जाओ, ठीक है, लाइफ तुम्हारी है, करियर तुम्हारा है, हैप्पीनेस तुम्हें चाहिए तो थोड़ा सा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, और यही समय है, लगाओ, लग जाओ। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड and that's it for today. Bye bye, see you in the next video.